आपका बजट की हमारी खास पेशकश में लगातार हमने अलग अलग वर्गों के बारे में बात की, वो चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे उद्योगपति हों, और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट किसान, जिस पर हमारा बड़ा जोर रहा है, चाहे वो हमारे कार्यक्रम कृषि एक्सप्रेस के जरिए हो या फिर आपका बजट। हमारी इस खास पेशकश में भी हमने किसानों के ऊपर एक विस्तृत चर्चा की है। और देखिए, जो आर्थिक सर्वे सामने आया उसमें सबसे ज्यादा जोर कहीं पर दिखाई दे रहा है तो किसानों पर। किसान विकास के लिए इंजन का काम करेंगे। किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। देश को मजबूत इकोनॉमी बनाना है तो किसान को मजबूत बनाना होगा। बहुत सारी बातें हैं। इसके साथ ही साथ में अलग अलग वर्गों की बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि अब वो दिन आने वाला है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, यानी कि बजट पेश किया जाएगा। अच्छा, बेसब्री से क्यों? बजट तो हर साल होता है। इस बार का बजट कई मायनों में खास हो सकता है। इसकी वजह यह है कि मोदी 3.0 के सामने एक अपॉर्चुनिटी तो है कि एक बार फिर बजट रखने जा रहे हैं, तीसरी बार सत्ता में आए, लेकिन एक चुनौती भी है। विपक्ष की इस बार जिस तरह की हमलावर नीति रही है उसको देखते हुए। दूसरा, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद भी ये उम्मीद की जा रही है कि युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए कुछ विशेष इस बजट में हो सकता है। अब क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए आर्थिक सर्वे को थोड़ा सा आधार बनाते हैं। कई मेहमानों के साथ इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण पर क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, पहले वो सुनिए। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को पेश कर दिया। इस सर्वे में उन्होंने कई मुख्य जानकारी दी है। आर्थिक सर्वे में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश की वास्तविक जीडीपी या वृद्धि दर 6.5 से 7% रहने का अनुमान जताया है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर और निजी निवेश में निरंतर गति से पूंजी निर्माण वृद्धि को बढ़ावा मिला है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में 2023-24 में वास्तविक रूप से 9% की वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश का राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में 1.6% अंक बढ़ा है। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने कहा कि सेवा क्षेत्र रोजगार का एक प्रमुख जरिया बना हुआ है। वहीं निर्माण क्षेत्र में भी हाल ही में रोजगार की संभावनाएं प्रमुखता से बढ़ रही हैं, जो बुनियादी ढांचे के लिए सरकार की ओर से की गई पहल का नतीजा है। सर्वे के अनुसार खराब ऋणों की विरासत के कारण पिछले एक दशक में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन कम हुआ है, पर 2021-2022 की तुलना में इसमें सुधार हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 के पेश होने से ठीक एक दिन पहले, यानी आज, आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। आपको बता दें कि सर्वे रिपोर्ट मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और उनकी टीम द्वारा तैयार की गई है। ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होता है। इसमें सरकार पिछले कारोबारी साल के खर्चों, महंगाई दर, बेरोजगारी दर आदि के आंकड़े जारी करती है। ये भी बता दें आपको कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली ऐसी वित्त मंत्री बनने जा रही हैं जो लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर था, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। और ये कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपने अभी प्रधानमंत्री को भी सुना, उन्होंने अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट इसे बताया है और उन्होंने ये बताया है कि कैसे आने वाले समय में ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कई मेहमान जुड़ने वाले हैं, और क्या आर्थिक सर्वे की बड़ी बातें हैं वो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस बजट से बहुत सारे सेगमेंट्स को उम्मीद है, जिनमें एंटरप्रेन्योर्स हैं, अर्थशास्त्रियों की नज़र इस पर है। खास तौर पर टैक्स को लेकर तो हर बार बजट में उम्मीद की जाती है, और किसान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण इस बार रहने वाला। आइए अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें।
मेरे साथ बातचीत में जुड़ रही हैं सीतू कोहली जी, एक बार फिर जुड़ रही हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी थी आपका बजट के इस कार्यक्रम में। सीतू जी, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आकाश जिंदल साहब लगातार सहयोग कर रहे हैं हमारा समझने में बजट को, और ये जो अर्थशास्त्र का जटिल विषय होता है इसको बड़ी सहज और सरल भाषा में वो समझाते हैं। आकाश जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। इसी तरह मोहित शर्मा जी भी, क्योंकि वो अपनी बातों को रख चुके हैं। हमने टेक्स्ट पर जब बात की थी तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने रखी थी। मोहित जी से एक बार फिर बात करेंगे। डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी, इन पर हमने जब कृषि एक्सप्रेस में कार्यक्रम चलाया तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई। हेलीकॉप्टर वाले किसान के तौर पर ये जाने जाते हैं, लेकिन राजा राम त्रिपाठी जी के जो सुझाव हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो आज उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपका भी स्वागत करता हूं त्रिपाठी जी, और आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सीतू जी, लेडीज़ फर्स्ट, शुरुआत आपसे करते हैं। तो और आपका पैनल में होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप 2-3 सेगमेंट्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं, युवाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और महिलाओं की भागीदारी को लेकर अभी काफ़ी बात भी हुई। आर्थिक सर्वे में भी ये कहा गया है महिलाओं पर बड़ा फोकस रहने वाला किसानों के बाद। तो मुझे बताएं, एक महिला उद्यमी होने के नाते ये बात कहना कि स्वयं के व्यवसाय में या आत्मनिर्भरता के मामले में महिलाओं में एक जागरूकता आई है, एक बढ़ोतरी हुई है, जिसका आधार सरकार ने बनाया था। सर्वे रिपोर्ट में जो बात कही गई है, ये आपको कितना मुफीद ज़मीन पर दिखाई पड़ता, महिलाओं के लिए कितना सहज और सरल रहा है ये समय, और क्या उम्मीद है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियतें दी गई हैं हर तरीके से। अगर मैं किसी सरकारी दफ्तर में या क्लाइंट में या अपना बिजनेस कार्ड भी देती हूँ कि मैं बिजनेस में हूँ या उद्योग में हूँ, तो अब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये नहीं है कि मैं कोई एक लेबल हूँ और पीछे कोई और है। तो पिछले 10 सालों में मोदी जी के होने से आने से इसमें एक्चुअल ग्राउंड वर्क पे बहुत काम हुआ है। ये खाली उद्योग पति, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, पति या पत्नी अभी हमारे लिए नाम नहीं है, उसमें नहीं, सर्विसेज में, फोर्सेस में, वित्त मंत्री के होने से हमारी राष्ट्रपति, अगेन पति वर्ड आता है तो मैं थोड़ा सा सहम जाती हूँ, बट हर जगह अगर आप देखें तो महिलाएं हैं और आगे हैं, फोरफ्रंट पे हैं। तो ये अब हमारे लिए कोई, इट्स नॉट ऑड कि हम घर से निकल रहे हैं तो हमें देखा जा रहा है। जो जब मैंने काम 20-25 साल पहले शुरू किया था कि ठीक है आप डॉक्टर हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या सिक्योर जॉब में हैं, तो अब हम हर फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सपोर्ट है, बट अभी बहुत काम बाकी है। इट्स बेबी स्टेप्स, अभी बहुत बहुत काम बाकी है। और जिस पेस पे हम पीछे से आ रहे हैं, और आदमी हमेशा पूरी दुनिया में आगे से रहे हैं, हमें एक लेवल पे लाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा सबको मिलके, सबकी भागीदारी से, सबकी सपोर्ट से बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए होगा। ये आसान काम नहीं है, और वो चैलेंज मैं अभी भी फेस करती हूँ। जबकि हम ग्रेटफुल हैं कि हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बट इट्स नॉट इनफ, आई वुड से। इट्स अ प्रोसेस, और प्रोसेस भी बहुत लंबा प्रोसेस है जो सुधार का प्रोसेस होता है। लेकिन ये बात सही है कि महिला एंटरप्रेन्योर्स की जो अब शक्ति देखने को मिलती है देश में, उससे एक उम्मीद जगती है। वर्तमान में क्या अपेक्षाएं, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आकाश जी के पास चलते हैं। थोड़ा सर्वे और बजट इनको समझते हैं। आकाश जी, सर्वे आ जाता है और हम आमतौर पर ये मानते हैं कि जैसे ही सर्वे आता है, आर्थिक सर्वे आता है, उसके बाद में हम बजट के अनुमान लगाते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से हमारी इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में एक इशारा करता है। आर्थिक सर्वे जो आया उसमें इकोनॉमिक हेल्थ कैसी दिखाई पड़ रही है? सरकार तो कोशिश करती है, बताया कि हमारा कामकाज अच्छा है। इकोनॉमिक हेल्थ कैसी दिखाई पड़ रही है? आने वाले बजट को लेकर क्या इशारे इसमें मिले? प्रवीण जी, बहुत खूबसूरत बात आज आपसे सुनी मैंने। मेरा 16th शो है सुबह से, और ये पहले एंकर है जिन्होंने इतनी बढ़िया बात की कि इकोनॉमिक सर्वे से हमें आर्थिक हेल्थ और काफी हद तक बजट की इंडिकेशन मिल जाती है। बिल्कुल, बहुत ही मेच्योर बात किया। आई एम हैप्पी टू डू शो विद एन एंकर लाइक यू। आज जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है, मेरी मुस्कुराहट काफी कुछ आपको बता ही रही होगी। वो क्लियरली दिखा रहा है जो चीजें हमने महसूस की हैं, जो ग्लोबल फोरम में बात करते रहे हैं। 1.2% की जीडीपी ग्रोथ, जो हमेशा मैं आपके चैनल पे डिस्कस करता आया हूं, हमने हासिल की है 2023-24 में, जबकि दुनिया स्लो डाउन के थ्रू गुजर रही थी। वही बात आज दिख रही है। दुनिया के जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे, और अगले साल भी एक बात को ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया गया है कि अगर जियोपॉलिटिकल इश्यूज बढ़ते हैं, एस्केलेट होते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारे लिए दिक्कतें इन्फ्लेशन पे या और पे आ सकती हैं। तो क्लियरली एक पिक्चर सामने है, इंडिया ग्रो कर रहा है।
इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है। वो कोविड के बाद हमने बहुत अच्छी रिकवरी की है, जिसमें सरकार का, प्राइवेट सेक्टर का, देश के आम आदमी का योगदान है। साथ ही साथ ग्लोबल ग्रोथ से हम काफी आगे निकल आए हैं और इन्फ्लेशन, महंगाई हमने काफी हद तक कंट्रोल में रखी है। 4 से 6% का आरबीआई का बैंड था, उस बैंड के अंदर रहे हैं। ना सिर्फ तब, बल्कि अब भी, अब तो अगले फाइनेंशियल ईयर में आ गए हैं, तब भी हम उस महंगाई का जो बैंड हमने मेंटेन किया हुआ है। आज से 1 महीने पहले तक तो महंगाई 4.75 और 4.9 के बीच में घूम रही थी, अब 5.08 हुई है। तो क्लियरली ये दिखा रहा है कि इकोनॉमी की हेल्थ ग्लोबल अगर कंट्री से कंपैरिजन करें, बहुत अच्छी है। और उसके बेसिस पे मेरा ये प्रेडिक्शन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमित्र.in का, कि कल का बजट जो है बम्पर बजट होने वाला है, पावर पैक बजट होने वाला है। क्योंकि क्लियरली इकोनॉमिक सर्वे से भी दिख रहा है, वही चीज मैं शुरू से तमाम चैनल पे कहता हूं कि हम इस बार, सरकार हमारी बैटिंग पिच पे है। तो मुझे लगता है बहुत सी सौगातें, बहुत से तोहफे जो है जनता को मिलने की उम्मीद है। टैक्स कलेक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस करते आए हैं। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2024 में भी है वॉपिंग रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन ऑफ 2.1 लाख करोड़ ग्रॉस। आरबीआई हैज गिवन अस अ वेरी गुड डिविडेंड। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी अच्छा है, और साथ ही साथ ग्लोबल मनी इंडिया में आ रहा है। फॉरेक्स रिमिटेंसेस हमारी बड़ी हैं, जो हमारे एनआरआई भाई वहां बैठे हुए हैं। उसके अलावा पोर्टफोलियो मनी इंडिया में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है लगातार तरक्की कर रहा है। और एडिशनली मेरे जो एनालिसिस निकले हैं इकोनॉमिक सर्वे से, मेरा ये मानना है थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तो हम बढ़ ही रहे हैं, 3 साल में बन जाएंगे। फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी तो और जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि जर्मनी और जापान दोनों ढीले पड़े हुए हैं। अभी जर्मनी ने डिस्प्लेस किया है जापान को, जबकि जर्मनी खुद 2023 के एक क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ देके हटा है। तो हिंदुस्तान की तरक्की चल रही है। ये मैं थोड़ा आपसे समझूंगा, आपका विषय भी है ये, और इसलिए भी समझूंगा क्योंकि देखिए कोई और कमजोर होता है तो हम आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, और दूसरा हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, हमारे बेस कैसे मजबूत हो रहे हैं, इसको थोड़ा आपसे समझेंगे। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को इसमें मैं शामिल इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि हमारी ताकत के लिए किसानों को इंजन बताया गया है, विकास का इंजन इस सर्वे में कहा गया है, और ये तो हमेशा से ही है। भारत किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है, तो विकास का इंजन तो किसान ही रहेगा इस देश में। और जब डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जैसे एक संपन्न और समृद्ध किसान को देखते हैं, जो अन्य करीब हजारों की तादाद में किसानों का सहयोग भी कर रहे हैं, एक सामुदायिक एक तरीके से उन्होंने कोऑपरेटिव के सिस्टम से अपने एक सिस्टम को डेवलप किया है जो कई जगहों पर काम कर रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास होते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, आर्थिक सर्वे में किसानों को विकास का इंजन बताया गया, इससे एक उम्मीद तो जगती है, लेकिन क्या होगा जिससे आपको लगेगा कि हां सचमुच कुछ कर दिया किसानों के लिए? नमस्कार। नमस्कार। दरअसल सरकारी सर्वे में ये बताना कि देश के किसान विकास की इंजन है, ये बात तो गलत नहीं है। जिस देश में 70% लोग एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी से जुड़े हों, खेती और संबद्ध क्षेत्र से, तो और सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर देने की क्षमता जिस क्षेत्र में हो इस देश में, 1 अरब 44 करोड़ की जनसंख्या के क्षेत्र में, और जहां सबके दोपहर का भोजन और शाम का भोजन, सुबह का नाश्ता, तीनों टाइम के भोजन जो है किसानों के खेतों से आता हो, तो विकास के इंजन है तो सही किसान। लेकिन सवाल है कि ये इंजन अभी वर्तमान में पटरी से नीचे उतरा हुआ है। जिस तरह से किसानों की आत्महत्या देखिए, लगातार किसान जो घाटे की खेती बन गई है, और सरकार के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 18 महीने में लगभग 2 करोड़ किसान खेती छोड़ चुके हैं, और ये स्थिति बड़ी चिंताजनक है। और जिस तरह से गेहूं का हमारा जो रिजर्व भंडार है उसमें कमी आई है पिछले 2 वर्षों में, क्लाइमेट चेंज के कारण गेहूं के उत्पादन में भी कमी दिख रही है। तो इसके दूरगामी जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे कि इस साल बजट आया, कुछ हमने कर्ज माफ कर दिया, कुछ सब्सिडी दे दी, इससे समस्या हल नहीं होने वाली। अब ये तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का, और वो किसानों की आय दुगनी करने की बात करके आए थे, यह ख्याल होगा आपको, और जो कि हुआ नहीं, किसानों का कर्जा दुगना हो गया। और इस बीच में 14 लाख करोड़ पूंजीपतियों का कर्जा माफ हुआ, लेकिन किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए। तो मेरा मानना है सबसे पहले तो ये जो देश का बजट का 3% आप देते हो 70% जनसंख्या को, कृषि को 3 से 4% ही बजट का मिलता रहा है। और पिछले 22-23 की बात करूं तो 2022 में 1,25,000 करोड़ दिया, और 2023 में आपने 1,27,000 करोड़ दिया। केवल मतलब समझिए कि 2,00,000 करोड़ बढ़ाया,
जबकि इन्फ्लेशन के अनुसार ही अगर महंगाई दर देखें तो बजट को कम से कम 1,30,000 करोड़ होना था, 35,000 करोड़ होना था। तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई 22 और 23 के बजट में। तो मेरा मानना है कि अब वक्त आ गया है कि आप इस देश की खेती की इंजन को पटरी पे लाने के लिए इस बार कितना फिगर आप सोचते हैं कि बेस्ट रहेगा? वैसे तो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए 10%। मैं शकल बजट का 10% कम से कम, वो भी हालांकि मैं और हालांकि ये बड़ा फिगर है, अब देखना होगा इतना बड़ा जंप आता है कि नहीं, लेकिन ये बात बहुत आपकी महत्वपूर्ण है। और देखिए, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा, पैनल को भी बताना चाहूंगा, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने यहाँ इसी मंच पर सबसे पहले ये बात भी कही थी कि कृषि बजट को अलग से रखा जाना चाहिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके लिए वो हमेशा बात उठाते रहे। मोहित शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित जी, अब बात एक मैंने ये कोशिश की कि तीनों पहलू आपके सामने आ जाएं, क्योंकि आपका वाला जो पहलू है ना, उसमें कमाई वाली बात है और यहां पर खर्चे वाली बात है कि इनको क्या दे रहे हैं, इनको क्या दे रहे हैं। अब कमा कहां से रहे हैं? सरकार का तो बजट तभी चलेगा ना जब कमाना और खर्चना दोनों चलेगा। तो कमाई पर तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कोई रोक लगाई जाएगी, क्योंकि यहां खर्चे भी तो बहुत ज्यादा करना है। टैक्स वालों के लिए फिर भी कितनी उम्मीद इस सर्वे को देखने के बाद? नमस्कार प्रवीण जी। मैं अपने अर्थशास्त्री जी आकाश जी बैठे हुए हैं, उनकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं। आज सरकार ने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दिया है। कल का बजट वाकई बम्पर हो सकता है, जिसकी संभावना हम देख रहे हैं, क्योंकि जीडीपी की जो रफ्तार है वो सरकार बनाने में पूरी तरीके से कायम सक्षम रही है। आज जो जीडीपी सिंगल डिजिट हाईएस्ट रेट से हमारी जो चल रही है वो संकेत है आगे के लिए। सरकार इसी रफ्तार को बनाए रखने के लिए मेन फोकस जो करेगी वो कंजप्शन बेस्ड रखेगी। जैसे कंजप्शन अगर हमारी मेंटेन्ड बढ़ती है तो हमारी जीडीपी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है सर। तो प्रवीण जी, मेरा कहना यह है कि कंजप्शन को बनाए रखने के लिए सरकार पूरा फोकस्ड है। इससे क्या होगा, जीडीपी हायर रेट होने से हमारी जो आगे की इकोनॉमी में बूस्टअप आएगा वो हर वर्ग के लिए अच्छा रहेगा। और इसी के चलते सरकार जो है 80C को बढ़ाकर, जो कि हमारे लास्ट बजट सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया, 80C को बढ़ाना, लोन की जो हाउसिंग रिबेट है उसको बढ़ाना, जिससे क्या हो, आम आदमी की बचत कुछ हो पाए। अगर बचत होगी जिससे वो अपना खर्चा जो है कंजप्शन के लिए बढ़ा पाएगा सर। जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे और बात करूंगा, क्योंकि न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम इसको लेकर भी एक हम सरकार की स्ट्रैटेजी देखते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है, सरकार की रणनीति भी इसमें बहुत स्पष्ट दिखाई देती है कि कमाई जो है वो भी बरकरार रहनी चाहिए। मेरे सहयोगी आदित्य भी आप लगातार देख रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ चल रहा है उसकी रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाते रहते हैं, और आदित्य आज सर्वे के बाद लगातार लोगों से प्रतिक्रियाएं लेते रहे, बात करते रहे। उनके पास चलते हैं। आदित्य, आर्थिक सर्वे आ गया है, इसके बाद में सरकार, हमने देखा प्रधानमंत्री ने भी बताया कि एक तरह से रोड मैप का काम करेगा, और बजट को लेकर वो भी बड़े उत्साहित दिखाई दिए हैं, और विपक्ष का भी अपना एंगल होगा। राजनीतिक गलियारों में किस तरीके से सर्वे को लिया जा रहा है और कल को लेकर क्या क्या सोच आपके सामने आई है अभी तक? देखिए, राजनीतिक गलियारे की अगर बात करें तो तय बात है कि जब कल बजट आएगा तो उसकी आलोचना राजनीतिक विपक्षी दल करेंगे ही करेंगे, सरकार उसकी तारीफ करेगी ही करेगी। ये एक परंपरा भारत में चली आ रही है। बजट में अगर कुछ अच्छा होता है तो उसकी भी तारीफ विपक्षी दल नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जो सर्वे आज पेश किया गया है सदन में, उससे उम्मीदें बहुत हैं, बहुत सारी आशाएं हैं। हमारे साथ में एक गेस्ट बैठे हुए थे जिन्होंने किसानों को लेकर के बहुत अच्छी बात कही और बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि 70% जो रोजगार है हमारा वो खेती किसानी और इसी पर आश्रित है, और सबसे कम बजट, लगभग काफ़ी सबसे कम कहेंगे उसको, वो बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पर हम एक बात और बताना चाहेंगे कि जैसे एमएसएमई का है, उसमें भी मैं बजट को पढ़ रहा था जो सर्वे पेश किया गया, जो पिछले बजट पेश किए गए, तो एमएसएमई पर भी बहुत ज़्यादा जोर सरकार नहीं दे रही है, जबकि रोजगार का एक बड़ा हिस्सा एमएसएमई ही होता है। ये सरकार भी मानती है और ये हकीकत भी है। तो इस पूरे बजट में जो उम्मीद है, बड़े उद्योगों को आप राहत देते हैं, बड़ी कर्ज माफ़ी कर देते हैं, लेकिन उसी जगह किसान धरे रह जाते हैं, एमएसएमई कारोबारी अपेक्षित रह जाते हैं। उस तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि बिना एमएसएमई कारोबार के काम नहीं चलना है। आज जो वित्त मंत्री ने बजट पेश किया उसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया हुआ है 78 लाख से ज़्यादा रोजगार हर ढंग से वो दे पाएंगे, ऐसी कुछ स्कीमें लेकर के आ रही हैं। जबकि देश में ज़रूरत 2 से 3 करोड़ युवाओं को देने की है।
63% यहाँ पर युवा है देश में और 51% स्किल्ड है, ये सरकार मान रही है। उसमें भी 12% जो है युवाओं को स्किल्ड किया जाना है। इसकी तमाम योजना सरकार चला रही है, लेकिन धरातल पर वो शायद नहीं उतर पा रही हैं। तो जो आपने पूछा कि राजनीतिक गलियारे में क्या कुछ है, वो कल मालूम पड़ेगा। इतना लेकिन तय है कि बजट की आलोचना तो होनी ही है। जी आदित्य, आपने बड़ा बैलेंस तरीके से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है और चर्चा को मैं इस ओर ले जाना भी चाह रहा था कि रोजगार जो है, बेरोजगारी एक, और कृषि के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो है रोजगार। आकाश जी, नहीं मैं आप ही के पास आ रहा हूं आकाश जी, क्योंकि ये इस पर एक पॉइंट आपसे बनता भी है कि एक बात जो सर्वे में कही गई वो ये कि स्वरोजगार पर मैंने देखा कि उसमें इसको एक उपलब्धि की तरह बताया गया कि हमने जो भी काम किए हैं उसकी वजह से स्वरोजगार में एक बड़ी वृद्धि है। 57% या इसके आसपास का एक आंकड़ा है, उसमें महिलाओं की भागीदारी का भी जिक्र किया गया है। स्वरोजगार, इसकी डेफिनेशन बड़ी क्लियर नहीं होती है। दूसरा, स्वरोजगार में क्या सबके सब इंडिपेंडेंट होकर अपना काम करना शुरू कर दें, इसको स्वरोजगार कहा जा रहा है। कैसे स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा? और एमएसएमई वाला पॉइंट जो आदित्य ने रखा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दोनों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं स्वरोजगार। स्वरोजगार में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं हमारे, जाहिर सी बात है वो स्वरोजगार है। जो भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, डिजाइनर्स हैं, ब्यूटिशियंस हैं, सबको मैं स्वरोजगार कहूंगा। और स्वरोजगार उसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स भी जो है बहुत से पैदा हो रहे हैं। अब मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या है, पूरी सीरियसनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कह रहा हूं, जो मेरा भाई सड़क पे गोलगप्पे की रेडी लगाता है वो बिल्कुल एक एंटरप्रेन्योर है, कहीं ज्यादा इज्जतदार एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि वो एक एंटरप्राइज खड़ी कर रहा है। और उसके साथ भी 3 और भाई होते हैं हमारे। एक वो जो गोलगप्पे फ्राई कर रहा होता है, दूसरा वो जो खिला रहा होता है, तीसरा जो कैश ले रहा हो, चौथा जो है उसके लिए प्लेट्स की तैयारी कर रहा होता है। तो मेरे हिसाब से वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ है, क्योंकि वो भी जीडीपी के अंदर ऐड करता है, वो कंजम्पशन में ऐड करता है। कहीं से सूजी खरीदता है, कहीं से आलू खरीदता है, कहीं से चटनी खरीदता है। और साथ ही साथ कंजम्पशन, जो कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी का बेस मानी जाती है ग्लोबल फॉर्म में, उस कंजम्पशन को केटर करने में वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्वरोजगार की डेफिनेशन तो ये है, जो भी आदमी एक एंटरप्राइज शुरू करता है, एंटरप्राइज चाहे सड़क के किनारे मेरा भाई चाय बेच रहा है, चाहे वो गोलगप्पे की रेडी लगा रहा है, सब कुछ स्वरोजगार है। उसके बाद आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेके मेरे हिसाब से एक मैसिव एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आने की कल के बजट में संभावना है। और वो होगा कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के थ्रू। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक मेजर एलोकेशन आएगा। प्रवीण जी, आप जानते हैं, आप नॉलेजेबल एंकर हैं, जब रोड्स बनेंगी, हाईवेज बनेंगी, रेल्स बनेंगी, तो उससे क्या होगा? बहुत सी मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। चाहे इंजीनियर्स हो, एमबीएस हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, वर्कर्स हो, सबको जॉब मिलेगी। जीएसटी कलेक्शन होगा, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होगा। आकाश जी, इसमें बस छोटा सा एक पॉइंट ऐड करके मुझे ये भी बताएं कि ये जो मेजॉरिटी है सेगमेंट, ये मेजॉरिटी सेगमेंट वो नहीं है डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूटिशियंस या जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, ये वो मजदूरों वाला सेगमेंट ज्यादा आता है। जो तादाद है बड़ी वो उनकी ज्यादा आती है। तो मुझे लगता है कि ये जो 57% जब आप आंकड़ा कहते हैं तो इसमें वो तो बहुत छोटा कोई हिस्सा रह जाएगा तो रह जाएगा। मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन बड़ा आंकड़ा जो निकल कर आएगा वो उनका है जो रेहड़ी भी कितने ही लोग लगा पाते होंगे। वो स्वरोजगार को थोड़ा वेल डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। नहीं, वही कह रहा हूं मैं। अब अगर छोटी मंडी या गांव में जो मेरा एक भाई है जो कलई का काम करता है, कि घर में आके कलई कर देगा वो, और वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि 5,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिए आपके 2 कमरे के मकान में कलई कर दी, वो क्या है? वो स्वरोजगार है। जो मेरा भाई सड़क के किनारे पंक्चर लगा रहा है, आपके साइकिल को ठीक कर रहा है, वो स्वरोजगार है। जो गाड़ियों की हवा भर रहा है, वो स्वरोजगार है। गांव में अब ये बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ये कैसे जुड़ा हुआ है? मतलब आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगा दिया जाएगा, उससे स्वरोजगार जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी। जी बिल्कुल, उससे जो है बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, आप सिंपल सी एग्जांपल मुझे बात पूरी करने दीजिए। एक सड़क बनेगी, सड़क में क्या क्या चाहिए? सड़क में मेरा मजदूर भाई चाहिए, मिस्त्री चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, इंजीनियर चाहिए, फिर ईंट सप्लाई करने वाला चाहिए, रोडी सप्लाई करने वाला चाहिए, सीमेंट सप्लाई करने वाला चाहिए, जनरेटर सप्लाई करने वाला चाहिए, वहां सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, कोल सप्लाई करने वाला चाहिए। इतने तो सप्लायर्स हो जाएंगे। फिर वो सड़क को टाइमली कंप्लीट करना है, 24 घंटे वो सड़क बन रही है, उसके अंदर और बहुत तरह की सप्लाई है। बहुत से ट्रकर्स वहां पे इन्वॉल्व हो जाएंगे।
जो वहां पे सप्लाई करेंगे, और उसके बाद जब एक हाईवे बनेगा वहां 4 ढाबे खुल जाएंगे और 4 चाय वाले बैठेंगे, सबसे पहले तो मजदूर भाइयों को खिलाने के लिए, उसके बाद जितने ट्रकर्स उस पर रन करेंगे उनके लिए। ये बात तो ठीक है। देखिए मैं तो आकाश जी बाकी लोगों को भी शामिल करता हूं। आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम लेबर बेस्ड इकोनॉमी भी रहे हैं। सस्ता लेबर हमारी एक पहचान रहा है, और जब हम चाइना से कॉम्पीट की बात करते हैं तो भी ये बात आती है। डॉक्टर त्रिपाठी और सीतू कोहली जी दोनों को मैं इसमें इन्वॉल्व करना चाहूंगा। सीतू जी पहले आप बताएं, अभी एक डेफिनेशन स्वरोजगार की सामने आई, मैं आऊंगा मोहित जी आपके पास। एक डेफिनेशन आपके सामने आई, आप भी करीब 200-300 लोगों को एम्प्लॉय करती हैं अपने पास, आपके पास भी बहुत सारे एम्प्लॉयज, लेकिन इसमें स्वरोजगार, आपका तो स्वरोजगार है, आप एक एंटरप्रेन्योर है, बाकी लोग जो इतना बड़ा फिगर आ रहा है स्वरोजगार का, ये क्या है, थोड़ा समझना चाहेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और सरकार को भी इनको आइडेंटिफाई करके स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपने ये मुद्दा उठाया, इट्स वेरी वेरी आई एम थैंकफुल टू यू। अपने बिहाफ पे नहीं, पर जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस काम में उनके बिहाफ पे। देखिए, एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स क्रिएशन में हमारा कंपटीशन चाइना है। चाइना में गई हूँ, फोशान वगैरह, वहाँ पे बिल्कुल अपार्टमेंट्स में, हॉस्टल्स में लोगों को रख दिया जाता है, एक तरह का बहुत जबरदस्ती से काम कराया जाता है, जैसे कहते हैं कि डंडे के जोर पे काम कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज की दुनिया में जहाँ डेमोक्रेसी, राइट्स इतने हैं, तो वो जॉब्स थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन की तरफ, उस तरफ जाते हैं कि फियर से काम होता है। जबकि सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप जिसकी आप बात कर रहे हैं, सह रोजगार, इसमें अपनी जिम्मेवारी आप खुद लेते हैं। जॉब पे आपने 4 दिन छुट्टी ली, 5वें दिन नहीं आए, हमारा राइट है, हमें सैलरी पैकेट मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा। बट अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर अगले दिन सुबह नहीं जाएंगे या वो प्रोडक्ट नहीं देंगे, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे उसके। इसका मतलब कि आपकी कमाई नहीं होगी। तो जो हमारे देश में जरूरत है कि हमें कल्चरली हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है चीजों की, वो आई थिंक उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इससे हमारी काफी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, एम्प्लॉयर्स की भी और जो लोग काम प्रोवाइडर्स हैं उनकी भी, दोनों तरफ से ये बैलेंसिंग है। मोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वरोजगार को लेकर जो बातें कही जाती हैं उसमें अब मुझे डॉक्टर त्रिपाठी की बात से ये भी समझ में आता है कि एक बड़ा सेगमेंट उन राइडर्स का भी शामिल है जो कई एप्लीकेशन बेस्ड जितनी भी कंपनियां चल रही हैं उनके साथ में जुड़े हुए हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल चलाते हैं, चाहे वो खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। बिल्कुल ठीक बोला प्रवीण जी। उस टाइम मैं इसलिए कर रहा था, आकाश जी की बात से बिल्कुल सहमत था। बस कुछ पॉइंट और ऐड करने वाला था कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत ज्यादा खर्चा क्यों करती है। उसका बेनिफिट जो है ना, जीडीपी को मेंटेन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट्स सपोज जैसे रोड कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल दिया आकाश जी ने, उसमें क्या है, सपोज एक एग्जांपल के लिए 1000 करोड़ का खर्चा बजट अलाउड किया सरकार ने एक इंफ्रा के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। उसमें क्या होता है, जो इंजीनियर हो गए, कई तमाम के मैन पावर सप्लायर हो गए, उनके थ्रू सरकार को वापस से 80% रेवेन्यू वापस से सरकार के पास चला जाता है। इसमें क्या होता है, सर्कुलेट जो मनी होता है, जिससे जीडीपी की तो रफ्तार मिलता ही मिलता है, साथ में सरकार की विन विन सिचुएशन होती है। ये पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा था। जी बाकी अर्थशास्त्री हैं, वो ज्यादा बेहतर तो बता सकेंगे आपको। जी, और दूसरा आपको क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या परसेंटेज आ सकता है, इस पर कुछ बताना चाहेंगे आप? अभी वॉइस चला गया, प्लीज रिपीट अगेन। क्या आपको क्या लगता है कितना फीसद रह सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर? बहुत फोकस रहेगा, बम्पर रहेगा, आकाश जी ने भी कहा, वो भी बताएंगे डेफिनेटली। आप थोड़ा सा अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो सरकार का फोकस इन 4 सेक्टर पर ऑलरेडी है और वो मेंटेन की हुई है लास्ट 10 ईयर से। इंफ्रा पर फोकस है, रेलवे पर फोकस है, आपका डिफेंस पर फोकस है, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है। तो सरकार का फोकस इन 4 एरिया। ठीक है, एग्जिस्टिंग, ये बात सही है आपकी कि बहुत सारी योजनाएं चल रही होती, साल भर में ऐसा बड़ा बदलाव नहीं आता कि एकदम से फोकस को शिफ्ट कर दिया जाए। आकाश जी, क्योंकि डॉक्टर त्रिपाठी जुड़ गए हैं, अगर आप संक्षेप में कोई कमेंट जोड़ना चाह रहे हैं तो जोड़ दीजिए। मैं चाहता हूं डॉक्टर त्रिपाठी अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, बोलिए आकाश जिंदल जी। Infrastructure, I just wanted to add, just for 30 seconds, infrastructure, I think the allocation is going to increase by around 25%. Why, Vinji? Because this is an apt time for us. Infrastructure, in case we develop infrastructure right now, we can become a great manufacturing economy
the Make in India concept can be taken to a new level. Why? So there's a logic behind that. Why the government is thinking that? I think the reason behind that is China is becoming weak. China, which used to be a very strong competitor 10 years ago, which was displaying 10% GDP growth, now that China is marred with so many problems, whether it's high debt, whether it's high real estate prices or deflation. So I think now it's an issue of targeting more and more FDI. If we increase infrastructure, I'm sure आप कह रहे हैं 25% रह सकता है, पिछली बार के मुकाबले कितना बढ़ता दिखाई, थोड़ा सा आंकड़े भी स्पष्ट कर दीजिए। 25% इस बार आप कह रहे हैं? 25% जो है मेरे हिसाब से एलोकेशन कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ सकता है। और उसके पीछे कारण क्या है? आप तो नॉलेजेबल एंकर है, चाइना इतना कमजोर हुआ पड़ा है, यूएस चाइना को पसंद नहीं कर रहा। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग में जो मेक इन इंडिया का बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, वी कैन टेक इट टू अ न्यू लेवल। एंड व्हाट वुड मेक इन इंडिया गिव? मेक इन इंडिया वुडंट ओनली गिव अस ये मैं समझूंगा, मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत, इसकी तो बात बड़े लंबे समय से हो रही है, इसको मैं समझूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो सामने आई है सीतू जी, वो ये कि एंटरप्रेन्योर्स की जब बात होती है तो उसमें और रोजगार जो है, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कई और लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकता है, और एक स्वरोजगार की बात होती है। आपको लगता है कि बेरोजगारी का मुद्दा क्योंकि पुरजोर तरीके से उठाया गया था, और युवा आबादी से, दुनिया का सबसे युवा देश है भारत, और यहाँ का युवा ही जो है सबसे बड़ा वोट बैंक भी है तमाम राजनीतिक दलों के लिए, इसलिए चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही युवाओं पर बड़ा फोकस करते हैं, और उनकी एक ही चिंता रहती है, जितने युवाओं से बात करो, रोजगार रोजगार रोजगार। आपको लगता है इस बजट में ऐसा कुछ हो सकता है जो अभी तक पहले नहीं हुआ हो? क्योंकि एक ये भी पॉइंट है कि जो बड़ी योजनाएं चल रही होती हैं वो अचानक से साल भर बाद शिफ्ट हो जाएंगी, और जो अलोकेशन है फंड्स का वो कहीं और हो जाएगा, ये भी बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन ऐसा क्या कर दिया जाएगा, या कम से कम कैसे इसको दिखाया जाएगा कि हाँ, हम युवाओं के लिए और रोजगार के लिए काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि 10 साल शायद नेट प्रैक्टिस हो या कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुई हो सरकार की, और अब हमें बहुत उम्मीद है हम सबको इस बजट से, क्योंकि अब वो टाइम निकल गया है बातों का, अब एक्चुअल करके दिखाना है। जैसे अभी ये भी बोला गया कि चाइना भी वीक है, अभी हमारे लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, इंटरनल अपॉर्चुनिटी है, तो हमें बहुत उम्मीद है। और रोजगार जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं, खाली जॉब क्रिएशन ही रोजगार नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप भी रोजगार है। कोई भी ऐसा काम जिससे हम पैसे कमा के घर लाएं या अपने देश की समृद्धि में इसमें किया क्या जा सकता है? मतलब ऐसा क्या किया जाए? ये तो चल ही रहा है, ये तो कर ही रहे हैं, जिसको करना है वो रेहड़ी लगा ही रहा है, जिसको जो काम। इसमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बात आकाश जी ने कही है, आपको और क्या लगता है क्या किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात मुझे इसमें ये लगती है कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को निगेट नहीं कर सकती हूँ, पर मुझे लगता है भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ी देर वी हैव टू गो इजी, वी हैव टू लुक एट अदर बाकी एस्पेक्ट, जैसे क्रिएटिव इकोनॉमी, क्रिएटिव इंडस्ट्री, हमारे हेरिटेज वाले जो कारीगर हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले, कारपेंटर, जो हमारी पूरी आज इनफैक्ट कल मोदी जी ने क्रिएटिव इंडस्ट्री के बारे में बोला भी अपनी स्पीच में। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि अगर हम ये बाकी चीजों को बाहर लेके जाएं, जिसमें डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, नाम है, ग्रेटिफिकेशन है कि हमने कुछ क्रिएट किया है, तो ऐसे हम अलग अलग एस्पेक्ट्स को निकालें, वही 4 चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर वो करने से हम जितना आगे जा रहे हैं उतना पीछे भी आ रहे हैं। सीतू जी, मैं थोड़ा क्रिएटिव इंडस्ट्री को आपसे समझूंगा, क्रिएटिव इंडस्ट्री को आपसे समझूंगा। डॉक्टर त्रिपाठी फिर जुड़ गए मेरे साथ। डॉक्टर त्रिपाठी, आप अपनी बात को भी पूरा करें, और स्वरोजगार की जो हम बात कर रहे थे बीच में आपकी अधूरी रह गई थी, अभी जो बात हुई है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जिसके बारे में एक इशारा सीतू जी ने किया है वो एक संभावनाओं से भरा हुआ है, पर ओवरऑल आप कैसे देखते हैं स्वरोजगार की इस परिभाषा को? प्रवीण जी, मेरा मानना है इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होता है विकास की गति को आगे ले जाने के लिए, और साथ ही साथ क्रिएटिव इंडस्ट्री भी महत्वपूर्ण है और बेहद महत्वपूर्ण है, बल्कि मेरा मानना है। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि हाथी के पैर में सबका पैर। भारत जो जितना विशाल देश है, आप समझ रहे हैं कि हम 1 अरब 44 करोड़ लोगों का पेट कहीं से कुछ भी इंपोर्ट करके नहीं भर सकते, और खेती की दशा इतनी बुरी है, सिंचाई पे लेके खेती में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है। अभी भी समझ लीजिए कि हमें जिस रफ्तार से हमारे यहाँ इरिगेशन बढ़ रहा है, हमें 40 साल लगेंगे अपने क्षेत्रों को इरिगेट करने में, तो उस पर काम नहीं हुआ है। हम खेती में
प्राइवेट इक्विटी आती नहीं है, कोई खेती घाटे का सौदा समझ के कोई पैसा डालता नहीं, और सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। तो हमें एक दूरगामी योजना खेती को लेकर बनानी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूं कि आपके 54 करोड़ युवा लगभग जो हैं, उनको रोजगार का कौन दे सकता है? क्या आप उम्मीद करते हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर से मिलेगा इतने युवाओं को, या सर्विस सेक्टर दे सकता है? मेरा मानना है एग्रीकल्चर में अपार संभावनाएं हैं। प्रोसेसिंग है, स्टॉक है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, पैकेजिंग है, तो इसमें अपार संभावनाएं हाँ, हमने इस हैं। पे बात की और मुझे लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इसमें बजट अलोकेशन को बढ़ा दिया जाए तो ये सब कुछ हो सकता है जो आप कह रहे हैं। बेशक मैं यही कह रहा था, बजट एलोकेशन बढ़ाए। देखिए, हम उसी में काट के हर साल, मैंने बताया ना पिछले 2 साल में कि बजट एग्रीकल्चर का कम हुआ है, आप उठा के देख लीजिए। तो ये एक खतरनाक स्थिति है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बिना 1 रुपया खर्चा किए भी सरकार अगर चाहे तो इससे गति दे सकती है। पूछे कैसे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अगर सरकार कानून ले आती है, जो कि मोदी जी की मंशा भी थी, जब से गुजरात के सीएम थे तब से वो कहते थे हमारे देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। क्योंकि एक सर्वे कहता है गवर्नमेंट का, जो OECD का सर्वे है और IISR का भी है, जो FCI के पुनर्गठन के समय शांता कुमार कमेटी ने सर्वे लाया था, कि इस देश में पिछले 10 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिल पाने के कारण किसानों का लगभग 35 लाख करोड़ का घाटा हुआ। हमारा सर्वे कहता है 5 लाख से 7 लाख करोड़ का किसानों को घाटा हो रहा है उनके उत्पादों का वाजिब मूल्य न मिल पाने के कारण, जो कि बाजार सेक्टर का है। कि सरकार की मैं कोई आलोचना नहीं करता, सरकार का काम ही नहीं है खरीदने का, सरकार को मैं नहीं कहता हूं खरीदे। तो अगर यह मूल्य मिलता है तो ये पैसा जो किसानों को मिलता है वो वापस कहां जाता है? अगेन आपके डेवलपमेंट सिस्टम में ही जाता है वो पैसा जो भी किसानों को मिलता है। आप सुनते होंगे अगर फसल अच्छी रही तो सबका भला होता है, व्यापार भी अच्छा चलता है, खरीदारी बढ़ती है, बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है। जी, वो पैसा बैंक में नहीं जमा करता किसान, अगेन आपके मतलब अगेन इकोनॉमी में ही पैसा आता है। तो एक तो गवर्नमेंट ये बिना 1 पैसा खर्चा किए कर सकती। दूसरा, लगभग हमारे पास 14 से 16 करोड़ एकड़ जमीन बंजर भूमि है। भूमि विकास जो हमारा ग्रामीण विकास का भूमि एटलस है, बंजर भूमि एटलस, वो बताता है। तो अगर आपके पास इतने युवा खाली हाथ हैं, इतने BSc AG और MSc AG हैं, जो कि केवल कंधे पे लटका के ट्रैक्टर और खाद बीज दवाइयों के सेल्समैन बने फिर रहे हैं, अगर ये कृषि युवाओं के स्नातकों को और इन पढ़े लिखे युवाओं को ये बंजर भूमि जो खाली पड़ी है वो आवंटित कर दें, तो देश की इकोनॉमी में एक 5 से 7 साल में बड़ा बूस्ट हम ला सकते हैं, प्रोडक्शन में भी और रोजगार के क्षेत्र में भी। इंपॉर्टेंट तो बात है। इस तरह से कुछ चीजें हैं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो ये अभी प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री जी की जो सहायता योजनाएं किसानों की, जो 6,000 रुपए देते हैं और 3 किस्त में देते हैं। उम्मीद की जा रही है कि बजट में वो 8,000 हो जाएगा। मेरा मानना है कि यदि दे रहे हैं तो उसे 2 किस्त में दे। प्राय 2 फसल किसान लेता है, फसल के पहले दे तो उसे ज्यादा होगा। 3 बार बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, एक बार भी मिलता नहीं। लाखों किसान हैं, बैंक के पास सीमित क्षमता है, 4-4 बार 5-5 बार बुला के तब देते हैं गाँव में। तो इसको और युक्त बनाना पड़ेगा, व्यवहार्य बनाना पड़ेगा। देखिए, जब बात किसानों की होती है तो ये चर्चा जाती ही है लंबी, क्योंकि सबसे, और ये देखिएगा बजट में भी कल महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। लेकिन डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जो पॉइंट्स कह रहे हैं आकाश जी, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपने कहा 25% के आसपास आपका अंदाजा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किसानों के लिए 3-4% क्यों, या क्या हो सकता है अगर इस बार इतना ही किसानों पर फोकस है तो? त्रिपाठी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जो अक्सर मैं अपने शो में बात करता हूँ, वैल्यू एडिशन। हमें अपने किसान की कमाई बढ़ानी है, उसके लिए एक तरीका है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मैं एग्जांपल आपको दूंगा। अगर मेरा कोई किसान भाई फल उगाता है तो उसका भाई या उसका बेटा वहीं पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा लेता है, सरकार उसकी मदद करती है, इंसेंटिवाइज करती है, सब्सिडाइज करती है, वो फ्रूट जूस वहां पे निकाल के पैक करना शुरू कर देता है। दूसरा भाई उसका लॉजिस्टिक्स में आ जाता है और वो फ्रूट जूस हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो देखिए, किसान की वैल्यू एडिशन हुई। शायद उसे वो फल बेच के 40 रुपए किलो मिलना था, फ्रूट जूस जब बेचेगा 150 रुपए मिलेगा।
साथ ही साथ आकाश जी, ये जो आप बता रहे हैं ना, कृषि एक्सप्रेस हमारा एक कार्यक्रम है। कृषि एक्सप्रेस कार्यक्रम में पिछले कई एपिसोड से ऐसे समृद्ध किसानों को हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट की बात भी कह रहे हैं, लेकिन ये बात मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स की हो रही है जो कि इस अपॉर्चुनिटी तक नहीं जाते। और अगर मेरा सवाल जो है, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, कि अगर आप ये चीजें करना भी चाहते हैं तो प्रोसेसिंग यूनिट बिना बजट बढ़ाए तो होगी नहीं। सरकार किस तरह से सपोर्ट करेगी, और आपको बजट एलोकेशन क्या लगता है कृषि का इस बार होना चाहिए? बजट एलोकेशन जरूर बढ़ना चाहिए कृषि का, इसके बारे में कितना? कोई शक नहीं है। कितना? किसान भाइयों की सेवा करना हमारी ड्यूटी है। बजट एलोकेशन कृषि का डबल होना चाहिए। और दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी हम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोनेंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, जहां वेयर हाउसिंग आती है किसानों के लिए। बहुत बार क्या होता है, किसानों की फसल इसलिए नष्ट हो जाती है क्योंकि उनको प्रॉपर वेयर हाउसेज नहीं मिलते। बहुत बार किसान भाइयों का उत्पाद जो खून पसीने की मेहनत से वो पैदा करते हैं, वो इसलिए नष्ट हो जाता है क्योंकि बारिशों में जो है सड़कें जैम होती है, धुंध की वजह से मार्केट नहीं पहुंच पाता। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि उसकी जो मेहनत की वो जो उत्पाद है सबसे पहले नष्ट ना हो। उसके लिए जो है प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास वेयर हाउस। मैं दर्शकों को एक चीज और बहुत क्लियर कर देता हूं, क्योंकि इस पर हमने काफी बात की है। उनको स्पष्ट कर दूं कि यही होता है। राजाराम त्रिपाठी जी और कई अन्य किसानों ने यही बात कही थी कि आप कृषि को एक जगह ले आए, समग्रता से बात करें। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अलग हो जाती है, किसानों की बात अलग हो जाती है, दूसरी अन्य चीजों की बात अलग हो जाती है। बजट बिखरा बिखरा होता है जब किसान की बात होती है, और कहा जाता है कि इसका फायदा किसान को मिलेगा। लेकिन अगर कृषि को और खेती किसानी को बिल्कुल अलग कर दिया जाए तो ज्यादा मामला दुरुस्त हो सकता है। आदित्य से मैं इस पर जरूर जानना चाहूंगा। आदित्य, सर्वे आ गया, लेकिन किसान, इतनी बातें हो रही हैं किसानों की, आपको क्या लगता है किसानों को लेकर? एक तो बजट अलोकेशन में बढ़ोतरी, यानी परसेंटेज डबल हो सकता है, या डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी की तरह किसानों का तो मानना है कि 10% तक ये जाना चाहिए, जो अभी तक 3-4% के आसपास है, जो कि बहुत बड़ी छलांग होगी। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, किस तरह की गंभीरता किसानों को लेकर देखने को मिल रही है, और क्या कोई बड़ा और बम्पर फैसला हो सकता है? देखिए प्रवीण जी, राजाराम त्रिपाठी जी जो बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली बहुत हकीकत की बात कर रहे हैं, वो जमीनी बात कर रहे हैं। किसानों को लेकर के यदि आज़ादी की बात सोचा गया तो पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना शुरू की थी किसानों के हित में। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने हरित क्रांति ला करके एक बड़ा परिवर्तन किया था पूरे देश में, वरना देश भूखा था, लोग पूरा पेट खाना नहीं खा पा रहे थे। उसके बाद से यदि हम बात करें, जितनी भी सरकारें आई उनकी अगर हम बात करें तो किसान भगवान भरोसे है। खुले मैदान में, खुले खेती में वो अपने पूरे कीमत लगा देता है, और उसके बाद मौसम के भरोसे बैठ करके वह उपज की उम्मीद लगाता है कि शायद इस बार उसकी उपज ज़्यादा अच्छी होगी और उसको अच्छी कीमत मिल जाएगी। जो अभी त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि एक कम से कम न्यूनतम मूल्य तो तय होना चाहिए किसानों के हित में, बड़ा रोजगार दे रहे हैं, लोगों का पेट भर रहे हैं। जैसा आपने भी कहा कि सुबह के नाश्ते से लेकर रात का खाना तक हमारे किसान ही हमको दे रहे हैं, उनकी तरफ इतनी उदासीनता सभी सरकारों की बहुत ही अफसोसजनक है। इस पर बहुत ही गंभीरता से ध्यान लेना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि ये सरकार किसानों के इतने आंदोलन झेल चुकी है, तो उम्मीद है कि अब किसानों के हित में एक दबाव तो है, एक दबाव तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार किसानों पर बड़ा फोकस दिखाना होगा। सीतू जी, एक इंपॉर्टेंट बात, और इस चर्चा में मैं आपको इसलिए शामिल करना चाहता हूं क्योंकि देखिए, बात किसानों की जब भी होती है तो प्रोसेसिंग यूनिट की बात होती है, छोटे तौर पर अपनी। और मैंने ऐसे कई किसानों को भी देखा है, राजाराम जी तो खैर बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे किसानों को जोड़कर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे डेयरी का काम करने वाले कई भाई हैं, कई और ऐसे भाई हैं जो अपने खुद के प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बहुत सारे आइटम्स। तो ये प्रोसेसिंग यूनिट लगाना, एक छोटे किसान को तैयार होना, इसके लिए कितनी मुफीद संभावनाएं, कितनी अनुकूल संभावनाएं आप इस वक्त वर्तमान में पाती हैं, और बजट में अगर इन चीजों को बढ़ावा दिया जाए तो कितना फायदा होगा और कैसे प्रैक्टिकली? जी बिल्कुल, मैं भी यही एडवोकेट कर रही हूँ कि हर एक इंडस्ट्री का एक साइकिल होता है। जैसे अमेरिका में कार इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी, उसका एक साइकिल था। फार्मर्स का, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं 70 साल से ऊपर से, हम यही सुनते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये क्लॉग्ड है सिस्टम। तो एक तरफ से तो उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, जो सरकार कर रही है वो करना चाहिए, बट एक इसमें नया विजन लाने की जरूरत है। जैसे आपने बोला, फूड प्रोसेसिंग, इनोवेटिव थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग, क्रिएटिव वे से इनको कैसे हम एक नई चीज दिखाया जाए। एक बहुत छोटा एग्जांपल है, मेरे फैक्ट्री में काफी लोग काम करते हैं, काफियों की बैकग्राउंड फार्मिंग ही है। वो आते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड वहां पे किसी ना किसी की जमीन वहां पे है,
उससे उनको पैसा भी आता है, 6,000 रुपये महीना भी आता है, बट एक ग्रेटिफिकेशन है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मेरा क्या कैलिबर है, डिग्निटी ऑफ लेबर, वो भी एक मिसिंग चीज है। तो अगर इसको जैसे आपने बोला इनोवेटिव तरीके से उनको और चीजें सिखाई जाए, ये मेंटरशिप बड़ा करी अच्छी जाए, अच्छी बात फार्मिंग। आपने कही। मुझे थोड़ा ये भी समझाइए, ये मेरी डॉक्टर त्रिपाठी और अन्य किसानों से बात भी हुई है कि ये जो किसान आते हैं ये अधिक कमाई के लिए, सहजता से अधिक कमाई हो जाए इसलिए आ रहे हैं, या डिग्निटी ऑफ लेबर, किसान से ज्यादा सम्मान किसका होगा इस देश में, और क्या क्या उनकी फीलिंग होती है, वो थोड़ा समझाइए। डॉक्टर त्रिपाठी भी आपको सुन रहे हैं, फिर उनकी टिप्पणी लेंगे इस पे। डिग्निटी ऑफ लेबर में काफी चीजें होती है, एक सेल्फ वर्थ भी होती है। आपने जैसे किसान है तो आपने लगा दी, और अब आपको फिर कटाई के टाइम या दूसरे टाइम पे ही आपको काम करना है, तब तक आपके एक दिमाग में भी जंग लग जाती है, आप एक नर्वसनेस में भी रहते हैं कि कैसी फसल होगी, कैसा मौसम होगा। और एक दूसरा का काम करने से वो डिग्निटी आपको अपने ऊपर मोर सपोर्ट, सेल्फ सपोर्ट मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है। डिग्निटी का मतलब मैं आज आर्किटेक्ट हूँ, वो मेरी आइडेंटिटी है, वो मेरे को पता, मैं कल मेरी फसल कैसी भी हो पर मैं कल जाके अपने लिए कमाई कर सकती हूँ या ग्रो कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कहीं स्टैग्नेंट हो गई है फार्मिंग, इसमें ग्रोथ के इश्यूज हैं, इसमें मेंटल बड़ा चैलेंजेस के इशू इंपॉर्टेंट हैं, आपने बहुत आज मुझे एक डिपेंडेंट बहुत है। अच्छा टॉपिक सीतू जी दिया है। डॉक्टर त्रिपाठी, आप जब आते हैं सामने तो एक गौरवान्वित किसान के तौर पर आते हैं, हेलीकॉप्टर खरीदने की आपकी क्षमता रही, और कई ऐसे किसान हैं जिनसे हम बात करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ये जब डिग्निटी ऑफ लेबर की, या मैं किसान हूं और मैं एक सफल कृषक हूं, ये वाली बात, क्या फीलिंग इसको डालने की जरूरत है, और है अगर तो किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है? प्रवीण जी, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि राजाराम त्रिपाठी नए तरीके अपना के, नई फसलों का चुनाव करके, 40 देश घूम के, नए नए बिजनेस ढूंढ के, नए नए क्षेत्र ढूंढ के अगर सफल होते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। जब आज ये देश का सर्वे आया है आज, तो मैं कल एक सर्वे आया था वो भी बताना चाहूंगा कि विदर्भ यानी महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 152 दिन में 143 किसानों ने आत्महत्या की, और यवतमाल में 152 दिन में 135 किसानों ने आत्महत्या की। और किसान जब आत्महत्या करता है तो इससे पहले बहुत प्रयास करता है उस जंजाल से निकलने, मतलब मरने के पहले 1000 बार मर चुका होता है, क्योंकि किसान बड़ा जीवट होता है, यूं ही एक दो ठोकर से आत्महत्या नहीं करता। तो खेती को घाटे का सौदा क्यों बना के रखा है हमने? एक दो राजाराम से काम नहीं चलेगा। डिग्निटी की अगर हम बात करें तो मेरा मानना है, मैं जब बैंक अफसर का नौकरी छोड़ के खेती कर रहा था, तो अगर कहीं चर्चा होती थी, कहीं हम मिलते थे, तो वाइफ साथ में थी, आप क्या करते हैं बताते थे, तो मैं तो बताता था बड़े गौर से कि मैं किसान हूं, लेकिन मेरी जो पत्नी है उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगती थी कि कैसे मैं बताऊं कि मेरे पति किसान हैं। तो हकीकत का हमें सामना करना पड़ेगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देश के बजट का जब खेती को आप देंगे तो देश का भला होगा। और एक प्रवीण भाई, एक चीज मैं बोलने की मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप 2000 रुपये सम्मान निधि दो, 4000 रुपया पेंशन दो, हमारे ड्रिप पे सब्सिडी दो, खाद पे दो, बिल्कुल मत दीजिए। सारी सब्सिडी का मैं हर साल टोटल करता हूं, 2 लाख करोड़ के अंदर ही सारी आपकी सब्सिडी होती है, जिसका इतना ढोल पीटते हो आपकी एक बना के रखे हो कि किसान, हर मध्यम वर्ग सोचता है कि किसान तो भिखमंगा है, जब देखो तब ये मांगता है, फ्री बिजली मांग रहा है, खाद में सब्सिडी इतना कुछ सरकार दे रही है, फिर भी ये मांगते रहता है। एक नरेटिव फिट किया गया है। जनाब, मैं बता रहा हूं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं कि सही मूल्य न मिल पाने के कारण मिनिमम सपोर्ट प्राइस केवल 6% किसान को मिलता है, सरकार की रिपोर्ट कहती है। बाकी 94% उत्पादन लागत से भी कम पे बिकने के कारण किसान घाटा उठाता है, और ये लागत से कम पे जो घाटा है 5 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ है। आप 2 लाख करोड़ ले जाइए अपनी सब्सिडी, फिर भी मेरा 5 लाख करोड़ जो घाटा हो रहा है उसके लिए कोई कानून तो बनाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को आपने उठाया है, और अच्छी बात यह है कि आपकी तरह जागरूक जो किसान नेता हैं उनकी बातों को सुना भी जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सजेशंस ध्यान में रखे जाएंगे। ये बहुत शानदार चर्चा रही, इसमें हमने समग्रता से बहुत चीज़ों पर बात की, लेकिन अल्टीमेटली जहां सर्वे पर सबका फोकस था वहीं चर्चा का फोकस भी आया। अंत में देखिए, बात करते करते, चाहे सीतू जी खुद एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन किसानों की एक अलग तस्वीर उन्होंने रखी, डॉक्टर त्रिपाठी के पास भी वो सवाल गया, और
मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने लगातार सिर्फ आज के शो में नहीं बल्कि बजट के दौरान जब भी हम बात करते रहे तो उसमें काफ़ी सहयोग किया, और उम्मीद करते हैं कल भी आप लोगों से बहुत सारी चर्चा हो पाएगी, बातचीत हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सीतू जी, आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर त्रिपाठी आपका बहुत धन्यवाद। मोहित जी आपका धन्यवाद। आकाश जी आपका धन्यवाद। और आदित्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ बने रहे। आपका बजट में आज इतना ही। खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद भी।